इंटरनेशनल रिलेशन में कई सारे थिंकर्स ने पावर पॉलिटिक्स के ऊपर अपने आइडियाज दिए हुए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह देश पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं और पावर पाने के लिए उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस बात का सबसे रिसेंट और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम अफगानिस्तान को ले सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अब तालिबान ही अफगानिस्तान पर शासन करने वाला है। तालिबान ने अफगानिस्तान को बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में लिया है और वहाँ की सरकार को खत्म करके अब वहाँ का रूलर बन चुका है। भले ही आज कोई चाइना से टक्कर लेने की सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन इतिहास में जाने पर मालूम चलता है कि चाइना को भी कई दूसरे देशों से युद्ध का सामना करना पड़ा था और साथ ही चाइना में सिविल वॉर भी हो चुके हैं। चाइना आज एक मजबूत देश है, लेकिन जब चाइना एक कमजोर देश था तब इसे कई विदेशी ताकतों से युद्ध का सामना करना पड़ता था। वहीं चाइना और जापान को एक दूसरे का पुराना दुश्मन माना जाता है। दोनों के बीच 2 बार युद्ध भी हो चुका है। दोनों के बीच रिश्ते करीब 1500 साल से ठीक नहीं है। 2006 में जब जापान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे, तब उन्होंने कहा था, हिस्ट्री के 1500 सालों से भी ज्यादा वक्त से हिस्ट्री का कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब चीन के साथ हमारा रिलेशन ठीक रहा हो। फिलहाल हम चाइना और जापान युद्ध के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद हम चाइना में हुए सिविल वॉर पर भी आएंगे। पहले बात करते हैं चीन जापान के बीच हुए पहले युद्ध की। चीन जापान युद्ध 1894 से 1895 के दौरान चाइना और जापान के बीच कोरिया पर एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कंट्रोल को लेकर लड़ा गया था। जापान की मेजी सेना इस युद्ध में जीती थी और इस युद्ध के बाद कोरिया, मंचूरिया और ताइवान का कंट्रोल जापान के हाथ में चला गया था। इस युद्ध को हारने के बाद चाइना को जापान के मॉडर्नाइजेशन का फायदा समझ आ गया और इसके बाद ही चिंग एम्पायर के खिलाफ 1911 में क्रांति हुई थी। जापान और चाइना के बीच हुए इस युद्ध को फर्स्ट चाइना जापान वॉर कहा जाता है। इस समय जापान ने अपने इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का मेन शिकार चीन को बनाया और चीन के साथ अपनी पावर को परखने की कोशिश की थी। कोरिया उस समय जापान के लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट था, इसीलिए जापान का कोरिया में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। हालांकि चीन के मंचू किंग्स ने 17वीं शताब्दी में कोरिया पर कंट्रोल कर लिया था और तभी से कोरिया को चीन के अंडर माना जाता था। उस समय कोरिया का अलग राजा होता था जो चीन के सम्राट के अंडर रहते हुए कोरिया पर राज करता था। इस तरह कोरिया का राजपाट चीन के प्रोटेक्शन में चलता था। वहीं जापान की दिलचस्पी शुरू से कोरिया में थी और जापान में इस दौरान मिलिटरिज्म यानी सैनिक शासन का जन्म भी हो चुका था। इसके बाद कोरिया के मामले में जापान ने उग्र तेवर अपनाने का फैसला किया, क्योंकि जापान को ये भी डर था कि कहीं पश्चिम का कोई देश कोरिया को अपने जाल में ना फंसा ले। इस तरह चाइना और जापान के बीच युद्ध का रास्ता तैयार हुआ था। चाइना और जापान के बीच एक और युद्ध लड़ा गया था। दोनों के बीच हुए इस दूसरे युद्ध को सेकेंड चाइना जापान वॉर कहा जाता है। चीन और जापान के बीच ये युद्ध 1937 से 1945 के बीच हुआ था। वैसे तो चाइना और जापान की दुश्मनी पुरानी थी, लेकिन इनके बीच युद्ध का रास्ता तब बनने लगा था जब 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। जापान ने ये अटैक एक ब्लास्ट के बाद किया था जो जापानी कंट्रोल वाले रेलवे लाइन के नजदीक हुआ था। इस दौरान जापानी सैनिकों का सामना चीनी सैनिक नहीं कर पाए और जापान ने कई चीनी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद जापान चीन पर अपनी पकड़ और मजबूत करता चला गया। 1934 में जापान ने इस बात को साफ कह दिया था कि जो देश चीन को वेपन्स, हवाई जहाज आदि देगा तो जापान उसे अपना एनिमी मानेगा। इसके बाद ऑफिशियली चीन जापान युद्ध 1937 में शुरू हो गया था। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना भी हुई थी। 1937 में जब चीन पर जापान ने हमला किया तो चीन ने लीग ऑफ नेशंस से अपील की और मदद मांगी। लीग ऑफ नेशंस ने इसके लिए एक कमेटी बनाई, लेकिन जापान के अगेंस्ट लीग ऑफ नेशंस, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। लीग ऑफ नेशंस की असफलता का रिजल्ट ये निकला कि वर्ल्ड के प्रमुख देश 2 गुटों में बट गए। एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली थे तो दूसरी तरफ फ्रांस के नेतृत्व वाला गुट था जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया आदि थे। बाद में इसमें रूस और इंग्लैंड भी शामिल हो गए थे।
इस तरह जापान को चीन को हराने की पूरी आजादी मिल गई थी। वहीं जब 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जापान को ये डाउट था कि आने वाले समय में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। इसीलिए जापान ने 1940 में जर्मनी और इटली के साथ ट्रीटी कर ली थी। इससे चीन में जापान और ज्यादा मजबूत हो गया था। हालांकि 1941 वर्ल्ड वॉर में बहुत कुछ बदल गया था। ऐसा तब हुआ जब 1941 में वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। अमेरिका इसके बाद वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। वर्ल्ड वॉर के आखिरी साल यानी 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर न्यूक्लियर बम गिरा दिए और जापान ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही दूसरे चीन जापान युद्ध का भी अंत हो गया था। इस युद्ध में लाखों चीनियों की मौत हुई थी। इस युद्ध के खत्म होने के बाद जापान बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। दूसरे चीन जापान युद्ध के बाद मंचूरिया और ताइवान चीन को वापस सौंप दिए गए थे, जिससे जापान ने पहले जापान चाइना वॉर में चीन से ले लिया था। हालांकि दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी चीन की समस्या कम नहीं हो गई थी। चीन में जो सिविल वॉर लंबे समय से पनप रहा था वो दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से लेकर 1949 तक कमिंटांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक संघर्ष चला था। इस संघर्ष को ही चीन का सिविल वॉर कहा जाता है। चाइना का सिविल वॉर समय समय पर 1927 से ही जारी था, जब कमिंटांग के नेता चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों को कुचलने के लिए उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया था। इसके बाद कमिंटांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 1937 तक झड़पें चलती रहीं। वर्ल्ड वॉर में जापान के हारने के बाद कमिंटांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच फिर से सिविल वॉर शुरू हो गया। 1949 में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट चीन पर हावी हो गए और उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कर दी। वहीं चियांग काई शेक की सेनाओं को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस सिविल वॉर में कमिंटांग इतने कमजोर पड़ गए थे कि 1949 के शुरुआत में ही चियांग सेना के सेनापतियों ने भी लड़ने से इनकार कर दिया था। हार का स्वाद चखने के बाद कमिंटांग के नेता चियांग काई शेक ने ताइवान में जाकर शरण ली और अपनी जान बचा ली। माओ जेडोंग ने चियांग काई शेक को न सिर्फ जिंदा छोड़ दिया बल्कि ताइवान में अपनी सत्ता चलाने की भी परमिशन दे दी। इस तरह चाइना में 4 साल चले सिविल वॉर के बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। इस सरकार के नेता माओ जेडोंग बने और अपनी मृत्यु तक माओ जेडोंग ने चीन पर राज किया। माओ जेडोंग के बाद चीन को एक नया लीडर मिला जिसने चीन की दशा और दिशा बदलने में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बदलाव आया। माओ की लीडरशिप में क्या ये चेंजेस चाइना के लिए अच्छे रहे? क्या ये चाइना को तरक्की की ओर ले गए? जानते हैं अगले एपिसोड में।